Hello students, this is our fifth lecture, and in this lecture we will discuss about various operators present in C++. So let's start. First of all, we have to study about two terms, operator and operand. ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी सिंबल जो कंपाइलर को ये बताएगा कि मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस जो है वो बताएगा कि एडिशन करना है, तो प्लस हमारा एक ऑपरेटर है. फिर ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है. फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल लिया था a प्लस बी, तो इस एग्जाम्पल में प्लस हमारा ऑपरेटर है, ए और बी हमारे ऑपरेंड हैं. अब ऑपरेंड कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 4 + 5, तो यहाँ 4 और 5 कांस्टेंट हैं बट ये ऑपरेंड हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ a प्लस बी, यहाँ a और b भी ऑपरेंड हैं बट ये वेरिएबल हैं. तो हमारे ऑपरेंड जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कांस्टेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं. उसके बाद आता है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स. अब हमारे कुछ ऑपरेटर्स एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, और एक ऑपरेटर C++ में ऐसा है जो 3 ऑपरेंड के साथ काम करता है. तो डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हमारे ऑपरेटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? वो ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एग्जांपल लिया है -a. यहाँ पे माइनस हमारा एक ऑपरेटर है और a हमारा ऑपरेंड है. क्योंकि यहाँ एक ही ऑपरेंड है इसीलिए यहाँ पे माइनस को क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे. ठीक है, अब ये काम क्या करेगा? a में जो भी वैल्यू स्टोर है उसका साइन चेंज कर देगा. फॉर एग्जांपल अगर a में 4 स्टोर है तो a की वैल्यू में -4 हो जाएगा. अगर -4 है तो 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? वो ऑपरेटर्स जिनके साथ 2 ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं उनको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल b + 5, यहाँ हमारा जो प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है. क्यों? क्योंकि b और 5 2 ऑपरेंड्स हमने इसमें यूज़ किए हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स आवर टर्नरी ऑपरेटर. वो ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करता है उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. C++ में एक ही टर्नरी ऑपरेटर है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर को लिखने का तरीका है A?B:C, यानी कि इफ़ A कंडीशन इज ट्रू देन B विल एग्जीक्यूट, इफ़ A इज फॉल्स देन C विल एग्जीक्यूट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन देयर नेचर. अभी तक जो हमने बात की वो थी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर 3 हैं: यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. अब बात करते हैं कि नेचर पे जो काम ऑपरेटर्स करते हैं उनके अकॉर्डिंग कितने टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास C++ में हैं. पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड मिसलिनियस ऑपरेटर्स. अब इन सब ऑपरेटर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑपरेटर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. नाम से ही पता लग रहा है वो ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के काम आते हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं. ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर. अब एडिशन ऑपरेटर क्या करता है? किन्हीं भी 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए हम एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल 10 + 20, यहाँ पे 2 ऑपरेंड है 10 और 20, लेकिन दोनों कांस्टेंट हैं. ठीक है, फिर हम ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं a + b, यहाँ भी 2 ऑपरेंड है बट दोनों ऑपरेंड वेरिएबल हैं. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. ये क्या करता है? फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. यहाँ भी 2 ऑपरेंड है इसीलिए ये भी क्या है? एक बाइनरी ऑपरेटर है. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यहाँ भी हम 2 ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं a और b की मल्टीप्लाई करने के लिए. ठीक है, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है.
ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम नोटबुक में और पेन से जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस या डॉट यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम कोडिंग करते हैं तो हम कोडिंग में स्टार ही यूज़ करेंगे। अगर हम डॉट यूज़ करेंगे तो वहाँ एरर आएगा, ठीक है। डॉट का मतलब कुछ और होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का सिंबल है स्टार। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑपरेटर। फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 20 डिवाइड बाय 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4। उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करेगा कि फर्स्ट नंबर जब सेकंड से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो रिमाइंडर शो करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 20 मॉड्यूलस 5, 5 को जब 20 से डिवाइड 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 0, तो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या स्टोर करेगा 0। उसके बाद है हमारे एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। जो भी हमने ऑपरेटर पढ़े हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है a इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है b जिसमें वैल्यू है 20, ठीक है। तीसरा हमारा वेरिएबल है ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिव एंड मोड। ये हमारे सारे वेरिएबल हैं जिनमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन करते हैं। ए और बी का एडिशन परफॉर्म किया मैंने और वेरिएबल ऐड में स्टोर कर दिया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 10, बी की 20, तो क्या हो गया 10 + 20 30, तो ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी ऐड में, ठीक है। उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करके जो रिजल्ट है वो सब वेरिएबल में स्टोर करेंगे। b माइनस ए करके हम सब वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। b की वैल्यू 20 माइनस 10 कहाँ जाएगी, क्या वैल्यू जाएगी सब में 10, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू मल में स्टोर कर रहे हैं। a मल्टीप्लाई b, 10 मल्टीप्लाई 20, 200 वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसमें मल में। डिव में क्या कर रहे हैं, b को a से डिवाइड करके वैल्यू किस में डाल रहे हैं डिव में, ठीक है। तो b 20 डिवाइड बाय 10 और क्या आउटपुट आ जाएगी 2, डिव में वैल्यू क्या जाएगी 2। नेक्स्ट इज मोड। मोड में क्या रहेगा, b को a से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो मोड में स्टोर होगा, ठीक है। तो b क्या है 20, a क्या है 10, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो मोड में क्या स्टोर होगा 0। फिर हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। बट लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने से पहले हम एंड और नोट की ट्रुथ टेबल देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए। ये ट्रुथ टेबल है, यहाँ पे हमारे दो इनपुट हैं ए और बी, ठीक है। दोनों इनपुट को हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वेरियस जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बना लेंगे, जैसे फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ठीक है। फॉल्स को हम 0 से भी इंडिकेट कर सकते हैं और ट्रू को 1 से, यानी कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब जब हम एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन है, ये और ये नॉट ऑपरेशन है। जब लॉजिकल एंड हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, जब दोनों इनपुट हमारी ट्रू हैं तभी आउटपुट ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो इस केस में देखिए दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या आएगी फॉल्स। इसमें क्या है, एक फॉल्स एक ट्रू तो फॉल्स, फिर ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आएगी ट्रू। सिमिलरली और में हमारी क्या होती है, अगर एक इनपुट भी ट्रू है, एटलीस्ट वन इनपुट ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स फॉल्स, यहाँ एक भी ट्रू नहीं है तो आउटपुट क्या आएगी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एक ट्रू हमें मिल गया तो आउटपुट क्या आएगी ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। उससे आगे आता है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर में क्या है कि जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा और जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ फॉल्स था तो नोट होके ए में वैल्यू क्या आ गई ट्रू, यहाँ फॉल्स था तो यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू था तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू था तो यहाँ फॉल्स। तो ये ट्रूथ टेबल आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी हेल्प करेगी लॉजिकल ऑपरेटर्स में और बिटवाइज ऑपरेटर्स में। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं
कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को या ऑपरेंड्स को कंबाइन करने के काम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, और रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स देते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसमें क्या है, ये ट्रू कब देगा, अभी हमने ट्रूथ टेबल में पढ़ा था कि ट्रू तब देता है जब इसकी दोनों इनपुट ट्रू होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है परसेंट इज ग्रेटर देन 35 एंड परसेंट इज लेस देन 50। ठीक है, तो यहाँ पे जब परसेंटेज आपकी 35 से ज़्यादा है और 50 से कम है या 50 है, तभी ये ट्रू देगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू, तभी आउटपुट ट्रू आती है। उसके बाद हमारी इफ़ की कंडीशन जब ट्रू होगी तभी आगे प्रोसीड करती है। अब ये दोनों इनपुट अगर आपकी ट्रू हो गई तो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू रिजल्ट करेगा और प्रिंट क्या होगा, यू गॉट थर्ड डिवीजन। उसके बाद है लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या होता है कि एक भी अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आती है। ठीक है, अगर आपकी क्लास 11 है या आपकी क्लास 12 है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी एक ट्रू है, या ये ट्रू है या ये ट्रू है या दोनों ट्रू है, तो आपकी जो आउटपुट है वो ट्रू आएगी। यानी कि इफ़ क्लास 11 है या 12 है तो क्या प्रिंट होगा, यू आर सीनियर स्टूडेंट ऑफ स्कूल। उसके बाद लॉजिकल नॉट है, इसमें हम पढ़ चुके हैं लॉजिकल नॉट में ट्रू होता है वो फॉल्स हो जाता है और फॉल्स होता है वो ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a इक्वल टू बी, डबल इक्वल टू बी, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि a और b की वैल्यू क्या बराबर हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के काम आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं लिखूँ a इक्वल टू 5, a डबल इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू रिटर्न करेगा कब, जब a की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अगर a की वैल्यू 5 नहीं है, कुछ और है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू इसका बिल्कुल अपोजिट है, a नॉट इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। a की वैल्यू 5 से अलग कुछ है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, a नॉट इक्वल टू 5। इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 5 देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद हमारा आता है लेस देन ऑपरेटर। इफ़ a इज़ लेस देन 5 तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ग्रेटर देन ऑपरेटर, इफ़ a की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू दोनों कंबाइन हो जाते हैं। इफ़ a की वैल्यू 5 से लेस है या 5 है, दोनों ही केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर a की वैल्यू 5 से ग्रेटर है या इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद हमारे आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह ही होते हैं, बट जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट जो होते हैं हमारे, वो ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देते हैं। बट बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, बिट बाय बिट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और आउटपुट देते हैं कोई नंबर की फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स नहीं, किसी नंबर की फॉर्म में। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे कि हमारे पास बिटवाइज एंड है, जो हमारा लॉजिकल एंड था उसमें 2 एम्परसेंट हम यूज़ करते हैं, बिटवाइज एंड में हम 1 एम्परसेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा, अगर दोनों बिट 1 है तो ही 1 आउटपुट आएगी इसमें, अदरवाइज 0। फिर आता है बिटवाइज और, अगर एक भी इनपुट यानी कि एटलीस्ट 1 इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज 0। बिटवाइज एक्सोर, यानी कि दोनों इनपुट अगर डिफरेंट हैं, यानी कि 1 है 0 है, 0 है 1 है, यानी कि 2 इनपुट हैं, एक 1 है एक 0 है, एक 0 है एक 1 है, दोनों अलग अलग है ना, तो आउटपुट हमारी 1 आएगी, अदरवाइज 0। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट से क्या होता है कि
यहाँ पे हम अपना वेरिएबल रखेंगे जिसकी वैल्यू को हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी बिट लेफ़्ट शिफ्ट करना है, 1 बिट 2 बिट, यहाँ वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट करने से होता क्या है, हमारा जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और राइट शिफ्ट करने से उसका अपोजिट डिवाइड होता है। देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल है, 2 वेरिएबल लिए हैं ए और बी, ए में वैल्यू है 10, बी में वैल्यू है 20, ठीक है। अब इसका बिटवाइज एंड परफॉर्म करेंगे ए और बी का। ए का बाइनरी नंबर मैंने कन्वर्ट कर लिया है, 10 का जो बाइनरी होता है वो 0 1 0 1 0 है, और बी का जो बाइनरी है वो 1 0 1 0 0 है, ठीक है। अब एंड करने के लिए बिटवाइज चलेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में दोनों 0 0, और एंड में हमें पता है दोनों 0 0 हो तो आउटपुट क्या आएगी 0, 1 0 आउटपुट 0, 0 1 0 1 0 0 0 1 0, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। उसके बाद बिटवाइज और परफॉर्म करेंगे। बिटवाइज और परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है और में अगर 1 इनपुट भी 1 है, ठीक है, एटलीस्ट 1 इनपुट 1 होनी चाहिए तो आउटपुट 1 आएगी। यहाँ पे दोनों 0 हैं तो 0 ही आएगी, और यहाँ 1 0 है तो 1, 0 1 1 1 0 1 0 1 1। नेक्स्ट इज एक्सोर। एक्सोर में हमारी दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट हैं तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। यहाँ दोनों सेम हैं तो 0 आएगा, यहाँ दोनों डिफरेंट हैं तो 1 आ गया, यहाँ भी डिफरेंट है अगेन 1, यहाँ भी डिफरेंट है अगेन 1, 0 1, फिर डिफरेंट है फिर 1। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में 0 है तो 1 हो गया, यहाँ 1 था तो 0 हो गया, 0 था तो 1, 1 था तो 0, 0 था तो 1। नाउ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हमने माना कि हमारे पास एक वेरिएबल है x, उसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है 7, उसका कोरिस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है ये, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं x इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि x की वैल्यू को एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करके अगेन x में स्टोर कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए सारी बिट्स जो है एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी, ये वाली पोजीशन जो है खाली हो जाएगी तो यहाँ 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आप चेक करोगे तो किसका कोरिस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है 14 डेसिमल का, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने क्या वैल्यू थी पहले 7, कितना लेफ्ट शिफ्ट किया 1, तो जितने बिट लेफ्ट शिफ्ट किया है उसको 2 की पावर में रख लो, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया 14, ओके। सिमिलरली अब हम 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसमें, तो 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए इन सारी बिट्स को 3 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, जो प्लेस खाली हुए वहाँ 0 आ गई, ठीक है। अब क्या रिजल्ट आएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, 2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया है इसलिए 2 की पावर में क्या रखेंगे 3, 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया 8, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 14 112। सिमिलरली x को फिर से हमने 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया और x में स्टोर किया है। अब देखिए ये बिट एक तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 2 बिट करनी है तो ये बाहर चली जाएगी, यानी कि हमारी ये वाली बिट लॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बिट बची, बाकी 1 बिट जो है वो लॉस हो गई। यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमारा कुछ डेटा लॉस हो गया है, तो इसको आपको मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी को डेसिमल में। नेक्स्ट हमारा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका अपोजिट है बिल्कुल, जैसे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था राइट शिफ्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी x की वैल्यू 192 है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर ये है, ठीक है। इसको अगर मैं एक बिट राइट शिफ्ट करती हूँ तो एक एक बिट राइट शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे प्लेस जो है वो खाली हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया, 1 1 इधर शिफ्ट हो गया राइट में। अब एक बिट राइट शिफ्ट किया है तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 2, ठीक है। अब 192 बाई 2 रिजल्ट क्या आ गया 96, क्योंकि राइट शिफ्ट में अभी हमने बताया था कि डिवाइड होता है। उसके बाद सिमिलरली x को 2 बिट और राइट शिफ्ट कर दिया, इनको 2 बिट और राइट शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 क्या हो गया 4, 96 बाई 4 24। सिमिलरली x को 3 बिट राइट शिफ्ट किया तो इनको 3 बिट और राइट शिफ्ट कर देंगे, यहाँ 0 हो गई सारी, ये 1 यहाँ हमारे शिफ्ट हो गए। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 बिट राइट शिफ्ट किया है तो 2 की पावर में 3
क्या हो गया 8, 24/8 रिजल्ट क्या आ गया 3। तो ये 3 हमारा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट आ गया। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है सिंगल इक्वल टू। अभी तक हमने जो इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा था उसके लिए हमने यूज़ किया था डबल इक्वल टू। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल टू और इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू एंड राइट शिफ्ट इक्वल टू। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमारे शॉर्ट हैंड नोटिफिकेशंस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। ए में वैल्यू है 10, बी में वैल्यू है 20, ठीक है। और एक वेरिएबल है सी। तो सी में अगर मैं लिखूँ सी इक्वल टू ए, यानी कि मैं ए में जो वैल्यू है उसको असाइन कर रही हूँ सी को। तो ए में वैल्यू क्या है 10, तो अब 10 वैल्यू किस में चली गई सी में, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 10। उसके बाद अगर मैं लिखूँ a प्लस इक्वल टू बी, यानी कि a और b को ऐड करके a में स्टोर कर दो। a की वैल्यू क्या है 10, b की 20, दोनों को ऐड करके a में स्टोर करना है। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, ओके। उसके बाद a माइनस इक्वल टू बी, यानी कि a में से b को सब्ट्रैक्ट करके a में स्टोर कर दो, ठीक है। तो a में वैल्यू क्या है, अभी हमने a में वैल्यू स्टोर की थी 30, ठीक है। b में वैल्यू कितनी है 20, 30 माइनस 20 10, तो a में वैल्यू कितनी आ गई अब 10। इसी तरीके से a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, a और b की मल्टीप्लिकेशन करके a में स्टोर करना है। a में अभी हमने वैल्यू स्टोर की थी 10, b में वैल्यू कितनी है 20, 10 इंटू 20 200, a में वैल्यू क्या स्टोर हो गई 200। a डिवाइड बाई इक्वल टू b, यानी कि a को b से डिवाइड करेंगे और a में स्टोर कर देंगे। a में अभी हमने स्टोर किया था कितना 200 और b में वैल्यू कितनी है 20, 200 बाई 20 रिजल्ट आएगा 10। तो a में फिर से क्या स्टोर हो गया 10। नेक्स्ट है a मॉड्यूलस इक्वल टू b, यानी a को b से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो a में स्टोर करना है, ठीक है। a हमारा अभी है 10 और b हमारा है 20, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। और a में क्या स्टोर हो जाएगा 0। ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब आते हैं हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैं लिखूँ a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू 5 थी तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। फिर आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक वैल्यू घटा देगा। अगर a में 5 था तो a माइनस माइनस लिखने से a में क्या हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ही ऑपरेंड यूज हुआ है a, और एक ऑपरेटर है प्लस प्लस। तो यहाँ एक ही ऑपरेंड है, इसलिए किस टाइप का ऑपरेटर हो गया यूनरी ऑपरेटर। ये भी किस टाइप का ऑपरेटर हो गया यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद कुछ मिसलिनियस ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट इज कॉमा ऑपरेटर। कॉमा को हम सेपरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं, मींस दो वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए, और ऑपरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे हमें अगर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप के, तो हम क्या लिखते हैं इंट a कोमा b, ठीक है। यहाँ पे a जो कॉमा है वो सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, ना कि ऑपरेटर की तरह। अगर हमें कॉमा का ऑपरेटर फंक्शन देखना है तो कैसे लिखेंगे, इंट a इक्वल टू पेरेंथेसिस 5 कोमा 10 पेरेंथेसिस सेमीकोलन। इससे क्या हुआ, a में 5 आया, वैल्यू 5 स्टोर हुई, बट जैसे ही कॉमा आया तो वैल्यू 5 के बाद जो 10 आई वैल्यू उसने ओवरराइट कर लिया उसको, यानी कि a में फाइनल वैल्यू जो स्टोर होगी वो कॉमा के बाद वाली होगी 10। उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है कि मेमोरी में कितना साइज, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है आपके वेरिएबल ने, वो साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है। जैसे हमने यहाँ इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है a, और मैंने प्रिंट किया सी आउट, हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने मॉनिटर पर डिस्प्ले किया है साइज ऑफ a, यानी कि a ने मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई किया है। हमें पता है a का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, और इंटीजर कितना स्पेस लेता है 2 बाइट्स, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 2।
उसके बाद है एम्परसेंड, जो ये सिंबल होता है इसको हम एम्परसेंड बोलते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा है ऑपरेटर, लॉजिकल एंड में हम डबल एम्परसेंड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बिटवाइज एंड में सिंगल एम्परसेंड लगाते हैं। यहाँ ये ऑपरेटर जो है ये मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए है। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल एंड में 2 एम्परसेंड है तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। डिफरेंस अब आता है हमारा एम्परसेंड जो मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और बिटवाइज एंड में क्या है कि अगर 2 ऑपरेंड के बीच में ये ऑपरेटर यूज होता है तो उसको बिटवाइज एंड बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी एक वेरिएबल के आगे ये ऑपरेटर यूज होता है तो इसको मेमोरी ऑपरेटर बोलेंगे, मेमोरी एड्रेस ये बताएगा, ठीक है। जैसे ए हमारा कोई वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर है, वो ए खुद जाके मेमोरी में कहीं तो स्टोर होगा, उसका एड्रेस अगर हमें पता करना है तो हम लिखते हैं m%a। इससे ये क्या होगा, ए जहाँ पे मेमोरी में स्टोर है उसका एड्रेस हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है पॉइंटर टू वेरिएबल, स्टार हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगेन अगर हम 2 ऑपरेंड के बीच में स्टार लगाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा। अगर एक वेरिएबल के आगे स्टार लगाएंगे तो वो पॉइंटर टू वेरिएबल की तरह काम करेगा। अब ये काम क्या करता है, पॉइंटर हमारा एक नया टॉपिक है, ये हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उस मेमोरी एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है वो देखने के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं। जैसे p एक पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। p में जिसका एड्रेस स्टोर है उस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार p। डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट इन कमिंग लेक्चर्स। नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, हमारा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज कंडीशन, then question mark, statement 1 colon statement 2. If this condition is true then statement 1 will execute, if this condition is false then statement 2 will execute. Basically this will act as if else condition, if this is true then this, else this. नेक्स्ट इज डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर को हम किसी क्लास या किसी स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है obj नाम का और एक फंक्शन है func नाम का, ठीक है, तो obj.func, इस तरीके से हम इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है किसी डेटा टाइप का, बट किसी एक्सप्रेशन में हमें उसका डेटा टाइप चेंज करना है तो हम कास्ट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का जिसमें वैल्यू स्टोर है 12.5, बट हम इस b को इंटीजर बनाना चाहते हैं सिर्फ एक एक्सप्रेशन के लिए, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में ये फ्लोट ही रहे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जिसमें हमें इसकी वैल्यू स्टोर करनी है, मान लो इंटीजर बनाना है तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे, तो इंट c इक्वल टू जिस टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, फ्लोट को हम इंटीजर में बनाना है तो यहाँ इंट लिखा है, पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल जिसको टाइपकास्ट करना है यानी कि b। अब यहाँ पे b की वैल्यू 12.5 थी, बट इस एक्सप्रेशन के लिए क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, टाइपकास्ट हो गया है b, तो इसकी वैल्यू अब 12 होगी और c में वैल्यू क्या जाएगी 12। So this was our lecture about operators. If you have any doubt then you can message me on WhatsApp or you can also mention your question in the comments below.